हेलो एवरीवन। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेम का सारा सिलेबस कवर होगा। तो ये बिल्डिंग मटेरियल का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स क्या होता है? तो ब्रिक्स जो है हम लोग का मोस्ट कॉमनली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, यानी कि इसका यूज हर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अप्रॉक्स होता ही होता है। इसके बिना लगभग कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। और ब्रिक्स कैसे मिलता है? तो ब्रिक्स जो है वो क्ले से बनता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक में मोल्ड करते हैं, ठीक है, जो कि एक यूनिफॉर्म साइज में होता है। फिर उसको ड्राइंग करते हैं, बर्निंग, देन हम लोग को उसमें से एक ब्लॉक मिल जाता है क्ले का। उसी क्ले के ब्लॉक को हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो ब्लॉक हुआ उसका भी एक स्टैंडर्ड साइज होगा। तो उस स्टैंडर्ड साइज के क्ले वाले ब्लॉक्स को हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक्स बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड ब्रिक्स, तो इसको देने वाला कैसे? हम लोग तो आपस में दे नहीं सकते हैं कि नहीं यार ये काम करते हैं, इतना बड़ा ब्लॉक्स बनाते हैं, इसी को ईंट मान लेते हैं। तो इंडिया में ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हम लोग को सजेस्ट किया है कि एक स्टैंडर्ड ब्रिक्स कितना ट्रिम यानी कि किस साइज का होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ब्रिक्स जो है उसका साइज होना चाहिए 119 mm जो होना चाहिए लेंथ, 19 mm ब्रेथ और 19 mm हाइट। ये हम लोग का इंडियन साइज स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के लिए इंस्टीट्यूट हम लोग को स्टैंडर्ड ब्रिक्स का साइज दिया हुआ। अब ब्रिक्स के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कुछ लिखे रहता है, कुछ ग्रुप्स बने रहता है, तो उसको हम लोग फ्रॉग्स कहते हैं। ये जो ग्रुप्स बना हुआ है इसको हम लोग फ्रॉग्स कहते हैं। तो देखिए, द स्मॉल डिप्रेशन इज मेन ऑन वन साइड ऑफ ब्रिक्स विच इज कॉल्ड फ्रॉग्स। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉग्स बोलते हैं। तो इसका भी एक वेरीफाइड साइज होता है। तो फ्रॉग्स का साइज क्या होता है? तो 60 mm इंटू 40 mm इंटू 20 mm, यानी कि 60 mm इसका लेंथ, 14 mm ब्रेथ और 20 mm इसका जो होता है वो हाइट होता है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए, कुछ केमिकल कंपाउंड जो है जो ब्रिक्स में पाए जाते हैं जो कि अच्छे होते हैं, ब्रिक्स को और भी मजबूती या फिर कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो सब कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है हम लोग का सिलिका। तो सिलिका जो होता है इसका कंटेंट ब्रिक्स में कितना होता है? तो 50 to 60%, यानी कि जितना भी केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसमें इसका परसेंटेज 50 to 60% है, ठीक है। ये किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्रैक्स, श्रिंकेज एंड रैपिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स, यानी कि जो रॉ ब्रिक्स होता है यानी कि जो कच्ची ईंटें होती है उसको टूटने, सिकुड़ने या मुड़ने से रोकता है। और ये ड्यूरेबिलिटी भी इसका बढ़ाता है। अगर सिलिका एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो इट डिस्ट्रॉय द कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स एंड द ब्रिक्स बिकम ब्रिटल, यानी कि जो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, जिससे ब्रिक्स में ब्रिटलनेस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि भुरभुरापन। उसको थोड़ी सी भी ऊंचाई से अगर हम लोग गिराएंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। दूसरा है हम लोग का एल्यूमिना है, ठीक है। तो इसका कंटेंट जो होता है वो 20 to 30% होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए। क्योंकि अगर प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होगा तो ये किसी भी चीज़ में मोल्ड नहीं हो पाएगा, यानी कि किसी चीज़ में ढल नहीं पाएगा। और ये यदि एक्सेस हो जाए, एक्सेस अमाउंट में, तो रॉ ब्रिक श्रिंक्स एंड रैप ड्यूरिंग ड्राइंग, यानी कि जो कच्ची ईंटें होती है वो सूखने के दौरान सिकुड़ जाएगी या मुड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है लाइम। तो थर्ड है इसका लाइम। तो लाइम का कंटेंट कितना होता है? तो 5 to 10%। ये हम लोग को क्या करता है? तो ये श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ऑन ड्राइंग, इट काउज सिलिका एंड क्ले एंड मेल्ट ऑन बर्निंग
एंड हेल्प अस टू बाइंड, यानी कि ये हम लोग को ब्रिक्स को सिकुड़ने से बचाता है। और ये सिलिका, जो सिलिका पाया जाता है ब्रिक्स में, जब ये बर्न होता है, ठीक है, तो जब ये बर्न होता है तो ये क्या करता है कि सिलिका को मेल्ट कर देता है, जो कि वो अच्छा एक बाइंड दे पाता है ब्रिक्स को, और इससे उसका मजबूती और भी बढ़ जाता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हुआ तो क्या होगा, तो अगर ये एक्सेस अमाउंट में हुआ तो जब ये मेल्ट होगा तब क्या करेगा कि ब्रिक्स अपना शेप जो होगा ना लूज कर देगा, यानी कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि बर्निंग के समय ना वो अपना साइज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट ब्लॉक नहीं मिल पाएगा। आयरन ऑक्साइड, तो इसका कंटेंट जो होता है वो 5 to 7% ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ब्रिक्स को रेड कलर प्रोवाइड कराता है, और ऑल्सो इम्प्रूव इम्प्रेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ हार्डनेस, यानी कि ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ हुआ, हार्डनेस को भी बढ़ाने में काम देता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या होगा, तो अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो जो ब्रिक का कलर होगा ना वो डार्क ब्लू या फिर ब्लैकिश हो जाएगा। लेकिन अगर कम हुआ तो ब्रिक का कलर क्या हो जाएगा, एलोइस कलर हो जाएगा, यानी कि हल्का पीलापन आ जाएगा उसमें, पूरा रेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया जो है उसका कंटेंट कितना होता है, 1 या 1 से कम होता है। तो मैग्नीशियम क्या होता है कि ब्रिक्स को इम्पार्ट, यानी कि येलो टिंट देता है, यानी कि येलो कलर देता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है भी श्रिंकेज के लिए। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो इट लीड टू डीके द ब्रिक्स, यानी कि ईंट को मतलब ये खराब करने लगेगा। अगर ये मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाएगा तो डीके, यानी कि सड़ाने लगेगा एक तरह से। तो ये तो हो गया कि गुड ब्रिक्स में क्या क्या चाहिए, लेकिन अब कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी होता है ब्रिक्स में, या फिर उसको नहीं होना चाहिए, उसको हटाया जाता है। तो 5 तरह का हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है, लाइम, आयरन पैराइड, एल्कलीस, पेबल्स, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो आइए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है लाइम। तो लाइम पे जाने से पहले आप लोगों से कुछ बात, आप लोग वीडियो देखते तो पर ना दोस्तों में शेयर करते, ना ही लाइक और सब्सक्राइब, तो प्लीज़ किया कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकें। तो आइए आते हैं। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट का बात हो रहा था, जब एक्सेस अमाउंट में अगर लाइम को डाला जाता है तो वो बर्निंग के समय मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रिक्स का शेप जो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, यानी कि परफेक्ट ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक शेप में नहीं आता। और इफ लाइम इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लम्प्स देन इट कन्वर्ट इनटू क्विक लम्प्स एंड आफ्टर बर्निंग काउजिंग स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक इनटू पीसेस। अगर लम्प्स पड़ जाए ब्रिक्स के अंदर लाइम का, तो बर्निंग के बाद क्या होता है कि ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके कारण ना ईंट जो होता है वो टूटने लगता है, यानी कि टूटने का डर होता है। दूसरा होता है आयरन पैराइड। तो आयरन पैराइड जो होता है तो ये प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्रिस्टलाइज फॉर्म हो जाता है, यानी कि देखिएगा ब्रिक्स जब आप लोग तोड़ेंगे तो ब्रिक्स का कुछ ऐसा भी पार्ट आता है ब्लैक कलर का या फिर कोई और कलर का, जो ब्रिक्स के बाकी सारे पार्ट्स के मुकाबले बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ आयरन पायराइड का मात्रा ज़्यादा था, या फिर आयरन पायराइड्स वहाँ था। इसके कारण क्या होता है कि क्रिस्टलाइज हो जाता है और डिस्कलर भी हो जाता है, ब्रिक्स उस जगह पे हल्का ब्लैकिश हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है। एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या होता है कि इट एक्ट एज अ फ्लक्स। तो ये फ्लक्स की तरह यूज मतलब कि एक्ट करता है। फ्लक्स यानी कि कोई फ्लो चीज़, यानी कि जिसमें फ्लो आ जाए। तो देखिए कि ड्यूरिंग द बर्निंग एंड इट काउजेस ब्रिक एंड मेल्टेड दे लूजेस देयर शेप। तो देखिए अगर जब हम लोग मोल्ड करते हैं, मोल्ड करने के बाद इसको ड्राई करते हैं ब्रिक्स को, तो जब ड्राई होने के बाद जब बर्निंग में जाता है तो उस समय ये
सॉलिड फॉर्म में रहता। अगर उस समय इसके अंदर अगर फ्लो आ जाए, यानी कि ये बहता हुआ हो जाए, यानी कि हल्का लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो ये क्या होगा कि उस शेप को अपना बिगड़ जाएगा। और एल्कलीज क्या होता है कि अगर ब्रिक्स में बच जाए तो ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और ये जब मॉइस्चर को इवेपोरेट करता है ना, तब दीवार पे ऐसा आपको वाइट पैचेस देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसी को एफ्लोरेसेंसेस कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो दीवार होता है हम लोग का वाइट पैचेस आ जाता है, तो अपेरेंस बिल्डिंग का हम लोग का ठीक नहीं होता है, यानी कि खराब लगने लगता है। फोर्थ है पेबल्स। तो पेबल्स जो होता है वो ब्रिक्स में वो मिक्सिंग के ऑपरेशन के समय प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रिक्स में, तो इससे क्या होता है कि मिक्सिंग के समय आप लोग जो बैचलर है, अकेले रहते हैं, जो खाना खुद से बनाते हो, वो लोग देखे होंगे कि जब भी वो लोग आटा सानते होते हो, तो अगर उसके बीच में कुछ अगर लम्स या फिर कोई पत्थर या कुछ भी आ जाए तो हाथ में हल जाता है तुरंत, मतलब प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है कि अरे कुछ है। उसी तरह मिक्सिंग के ऑपरेशन के समय इससे प्रॉब्लम होता है। और यदि ये मिक्सिंग में पता नहीं चला और ब्रिक्स का बर्निंग के बाद हम लोग को मालूम चला, तो ये क्या करता है, ब्रिक्स कंटेनिंग पेबल्स विल नॉट ब्रेक इनटू शेप एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि देखिएगा, जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक सॉलिड ब्रिक्स ही लगा जाता है, कभी कभी उसको तोड़ के भी लगाया जाता है, कभी हाफ ब्रिक्स या कभी हाफ से भी हाफ ब्रिक्स, तो उस समय इसको तोड़ने में प्रॉब्लम आता है, ये परफेक्ट शेप में नहीं टूटता। पांचवा है वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इससे क्या होता है कि वेजिटेशन ऑर्गेनिक मैटर्स में आता है आप लोग का, जैसे कि पेड़ का जड़ का कुछ पार्ट्स हो गया, लीव्स हो गया, तो ये सब क्या होता है कि जब बर्न होता है, ठीक है, बर्निंग के समय ये तो जल जाता है, तो वो उस जगह पे ना एक गैप हो जाता है, यानी कि पोरस हो जाता है, यानी कि हल्का हल्का छेद छेद टाइप का हो जाता है, जिसके कारण ब्रिक्स कमज़ोर हो जाता है और उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रह पाता। तो ये सब तो थे हार्मफुल इंग्रेडिएंट। अब आगे देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का टोटल 4 ही प्रोसेस है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी कि क्ले का प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद फिर मोल्डिंग, यानी कि किसी सांचा में उसको डालते हैं, ड्राइंग सुखाते हैं, फिर बर्निंग, उसके बाद उसको बर्न कर देते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में भी 6 पार्ट होता है, यानी कि अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। तो आइए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अनसॉइलिंग। तो अनसॉइलिंग जो होता है, ये हम लोग टॉप लेयर जो होता है ना सॉइल का, ये जो टॉप लेयर है सब, तो इसको हम लोग 200 mm, ठीक है, 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम लोग निकाल के इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसॉइलिंग कहते हैं। दूसरा होता है डिगिंग। तो अब अनसॉइलिंग कर दिया, तो अब इसको डिग करके यानी कि खोद करके बाहर निकालते हैं मिट्टी को, जो कि हल्का डीपर लेवल होता है जनरल लेवल से, क्योंकि जनरल लेवल हम लोग जो अर्थ का ग्राउंड लेवल था वहाँ का तो मिट्टी हम लोग अनसॉइलिंग कर दिया, तो ये थोड़ा सा डीप होता है डिगिंग। उसके बाद तीसरा है क्लीनिंग। तो इसके बाद इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग का प्रोसेस में क्या होता है कि स्टोन्स, पेबल्स, वेजिटेबल्स, मैटर्स ये सब जितना भी होता है एक क्लीन होके अलग होके साइड हो जाता है, जिससे कि उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो सब निकल जाता है। वेदरिंग। तो वेदरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग मिट्टी खोद के निकालते हैं या डिग करके निकालते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, यानी कि वो बहुत दिन से बैठे 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 बहुत ही हार्ड हो चुका है। तो अब उसको क्या करते हैं कि सॉफ्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही फैला देते हैं किसी भी ग्राउंड पे फुल वीक
या फिर सीजन के लिए, ताकि उसके अंदर एयर्स आ जाए जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, वेदर हो जाए। उसके बाद इसको ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंड यानी कि इसमें कुछ मिलाना हो, मिक्स करना हो, क्योंकि देखिए हम लोग जहाँ भी डिग करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जितना बड़ा एरिया से मिट्टी लिए उस सारा मिट्टी में एक ही कंपोनेंट हो। अगर मान लीजिए ऐसा ही हम लोग उसको मोल्ड कर देते हैं तो हो सके कि कहीं कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो, सिलिका कहीं ज़्यादा हो तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो पूरा इसको मिलाते हैं। तो ठीक है, द क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड इट टू स्प्रेड आउट एट द टॉप। जो भी हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट मिलाना होता है उसके टॉप पे करते हैं और उसके बाद उसको मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग का ये प्रोसेस है। क्ले, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले लेना है एवरी टाइम एंड टर्निंग अप इट डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे ले जाना, वर्टिकल डायरेक्शन में इसको बेंड करना। उसके बाद आता है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो मोल्ड हो चुका है उसको अब हम लोग को कितना हार्ड देना है, कितना हार्ड करना है कि मोल्डिंग हो जाए, यानी कि उसमें पानी मिलाते हैं या फिर अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो उसमें और भी क्ले मिलाते हैं जिससे कि एक परफेक्ट टेम्परिंग या फिर टेम्परेचर में आ जाए, जिससे कि मोल्डिंग का ऑपरेशन करने समय हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ब्रिक्स बनाने के लिए दूसरा प्रोसेस है मोल्डिंग। तो देखिए तो ब्रिक्स बनाने के लिए दूसरा प्रोसेस है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग भी दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हैंड मोल्डिंग और दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। तो देखिए हैंड मोल्डिंग में क्या होता है कि नॉर्मली जो भी ब्रिक्स बनता है वो मैनुअली ही बनता है, इसको इसलिए हैंड मोल्डिंग। ये जो अडॉप्ट किया जाता है ये कहाँ किया जाता है, जहाँ मैन पावर बहुत ही चीप हो और रेडी टू अवेलेबल हो, यानी कि हमेशा मिल सके। और ये जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इसके जो होता है वो स्मॉल स्केल पे होता है, वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं हैंड मोल्डिंग का। और हैंड मोल्डिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल होता है, तो एक बॉक्स टाइप का यूज होता है। ये जैसे बॉक्स हाथ में लिया हुआ ना, ये बॉक्स यूज होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसका टॉप और बॉटम खुला होता है। ये मे बी स्टील हो सकता है या फिर वुड का हो सकता है। उसके बाद आता है मशीन मोल्डिंग पे। तो मशीन मोल्डिंग पे क्या होता है कि मशीन मोल्डिंग कैन बी अचीव्ड बाय मशीन। देखिए यहाँ मशीन से मोल्ड होके ब्रिक्स निकल रहा। इफ हर अमाउंट ऑफ ब्रिक्स, जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्रिक्स हम लोग को चाहिए वहाँ हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, यानी कि जो भी हम लोग लेबर से करवाते हैं, मैन मेड से करवाते हैं, उससे बहुत ही सस्ता पड़ता है और उससे कम टाइम भी लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, यानी कि ड्राइंग। तो देखिए ड्राइंग जो होता है तो हम लोग सुखाने के लिए भी क्या करते हैं कि डैम ब्रिक इज बर्न। मेन काम क्या है सुखाने का, कि सूखने के बाद ही वो बर्न होगा ताकि उसमें क्रैक्स या फिर डिस्ट्रॉयस कुछ भी नहीं आए। तो मोल्डेड ब्रिक को, यानी कि जो भी हम लोग सांचा में ढाले हैं, उस ब्रिक को सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक लॉन्गिट्यूडनल वे में हम लोग उसको सजाते हैं। ठीक है, ब्रिक्स आर लेड लॉन्गिट्यूडनल इन द स्टेक्स ऑफ वाइड इक्वल टू 2 ब्रिक्स एंड कंसिस्टेंट ऑफ 8 to 10। 8 to 10 का कंसिस्टेंस में हम लोग इसको सजाते हैं, तो बहुत ही बड़ा एरिया में है, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में ड्राइंग हो रहा। ब्रिक्स आर लेड अलॉन्ग द अक्रॉस स्टॉक्स एंड अल्टरनेट लेयर। ये एक अल्टरनेट लेयर में होता है, ये नहीं कि एक ब्रिक्स यहाँ कर दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इससे क्या होता है कि काउंटिंग में भी आसानी हो जाता है और वर्क इजी और एक परफेक्ट मैनर में हो जाता है। तो इसको कब तक सुखाना चाहिए, तो जब तक इसमें कम से कम 2% तक मॉइस्चर ना बच जाए, यानी कि 98% तक मॉइस्चर हम लोग का क्या होना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए, तब तक हम लोग इसको सुखाना चाहिए। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आता है बर्निंग का। तो बर्निंग क्यों किया जाता है, बर्निंग
से क्या प्रॉफिट होता है? तो बर्निंग हम लोग को क्या करता है कि ब्रिक्स में स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, डेंसिटी एंड रेड कलर अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर का वाटर को रिमूव करने के लिए नॉर्मली 650 डिग्री लगता है, लेकिन ये परफेक्ट ब्रिक्स बनाने के लिए हम लोग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? उसको 1100 डिग्री सेल्सियस पे उसको बर्न होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिक्स को बर्न कितना डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए? तो 1100। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि द फ्यूजन ऑफ सैंड एंड लाइम टेक प्लेस एट द टेम्परेचर एंड केमिकल बॉन्डिंग टेक बिटवीन दिस मटेरियल आफ्टर द टेम्परेचर इज कलर्ड डाउन रिजल्टिंग इन द हार्ड एंड डेंस मास। तो इसके अंदर जो भी लाइम होता है या सिलिका, सैंड, तो ये सब क्या होता है कि एक बॉन्ड बना देता है जिसका रिजल्ट से सब ब्रिक्स हार्ड एंड डेंस मास होता है। तो ये 4 प्रोसेस था, तो ये चारों प्रोसेस से ब्रिक्स। तो आज का सेशन तो यही ख़त्म हो गया, पर जाइए नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तो क्लास में जिन जिन टॉपिक पे बात हुई है उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, ताकि पता चले कि आप क्लास में कितना एक्टिव है। कोई भी क्वेश्चन, वो सिली क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि सर ब्रिक्स में एल्कली का मात्रा ज़्यादा हो जाए और वाइट पैचेस आ जाए तो क्या करना चाहिए, ब्रिक्स में कोई कोई ब्लैक पार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको आगे भी क्लासेस मिलते रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाए ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आपको वहाँ से पता चल जाए कि नया लेक्चर अपलोड हो चुका है।